क्योंकि हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी सोर्स ऑफ इनकम है जिसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स। ओके, और इनकम टैक्स हमेशा सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर ही लगता है। सो आपको ये समझना ज़रूरी है कि इनकम टैक्स जो होता है वो किन किन सोर्सेस के ऊपर टैक्स इम्पोज होता है, और साथ में ये भी समझना ज़रूरी है कि कौन कौन से तरीके से हम सोर्स ऑफ इनकम कमाते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो फर्स्ट हेड है दैट इज सैलरी। सो सैलरी हमारा पहला हेड है। तो हेड ऑफ सैलरी का मतलब, अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा हेड ऑफ सैलरी। आपने सुना होगा कि भाई बहुत लोग हैं जो सैलरीड होते हैं, बट एक्चुअल एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सैलरी का मतलब क्या होता है? सैलरी को वैसे तो हम समझेंगे कि बहुत अरे छोटा सा टर्म है सैलरी, कौन सा बड़ा टर्म सैलरी है, बट एज पर क्योंकि हम एक्ट पढ़ रहे हैं, 1961 पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, तो लॉ में आपको हर एक हेड को, हर एक सेक्शन को डिफाइन किया होता है। तो सैलरी जो है उसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे भी रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय होगा, फिर से मैं बोलूँगी, जहाँ पे भी रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय होगा उसके बीच में कोई भी अगर फॉर सपोज इंसेंटिव्स, बोनस, सैलरी, वेजेस, बेसिक्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं, अलाउंसेस, परक्यूसीड्स, गिफ्ट्स, कुछ भी अगर दिया गया है, अगर रिलेशन मैटर पहले करता है, रिलेशन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है, तो देन फिर उस बीच में कोई भी रिलेटेड टू इंसेंटिव्स, वेजेस, कुछ भी दिया गया, पेंशन्स, ये सारी चीज़ें हेड ऑफ सैलरी या सैलरी को डिफाइन करती है। पहली चीज़ मतलब ये कि रिलेशन मैटर करता है। सेकेंड है बेसिस ऑफ चार्जेस। हम इनकम टैक्स, सैलरी में हम टैक्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इनकम टैक्स कब लगता है, ये समझना है। बेसिस ऑफ चार्जेस का मतलब है कि दो तरीके की बेसिस ऑफ चार्जेस होते हैं सैलरी में। फर्स्ट होता है ड्यू बेस एंड सेकंड होता है रिसिप्ट बेस। तो सबसे पहले ड्यू का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी बुक्स में जो भी सैलरीज होती हैं वो सबसे पहले ड्यू होती हैं। ओके, ड्यू का मतलब होता है कि बुक्स में लिख देना, या बुक्स में हमने रिकॉर्ड कर लिया किसी को, बट अभी हमने अल्टीमेटली वो सैलरीज को पे नहीं किया है। तो ड्यूज का मतलब होता है कि बुक्स में आपकी सैलरीज को हमने ड्यू कर दिया है, या बुक्स में वो सैलरीज आ गई हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ड्यू जो होता है, ड्यू बेस, वो आपका कब हो जाता है। बुक्स में हमेशा सैलरीज जो लास्ट मंथ की जो डेट्स होती हैं उसमें ड्यू हो जाती है, ठीक है। एंड सेकेंड इज रिसिप्ट बेस। रिसिप्ट बेस का मतलब होता है कब अल्टीमेटली हमने पे किया सैलरी, कब बुक्स में से वो अल्टीमेटली पेमेंट हो गया, आपके अकाउंट में वो सैलरीज क्रेडिट हो गई। बेसिस ऑफ सैलरीज, इन दोनों में से जो भी सबसे पहले होगा, या तो वो ड्यू होगी या सैलरी रिसिप्ट होगी, इन दोनों में से जो भी डेट अर्ली रहेगी, अर्ली मतलब पहले रहेगी, उस डेट के ऊपर इनकम टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हमारा है बेसिस ऑफ ड्यू। ओके, सैलरी एंड बेसिस ऑफ ड्यू, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें इनकम टैक्स, जो हम एक्ट 1961 में हेड ऑफ सैलरी पढ़ रहे हैं उसमें। देन थर्ड इज प्लेस ऑफ एक्यूरल ऑफ सैलरीज। एक्यूरल्स ऑफ सैलरीज का मतलब है किस प्लेस पे आपने सैलरी रिसीव की है, इनकम किस जगह पे रिसीव की है, ये बहुत मैटर करता है इनकम टैक्स एक्ट में। क्योंकि आपको एक बात समझिए कि अगर आपने फॉरेन कंट्री में इनकम रिसीव की है तो क्या वो हमारे यहाँ की इनकम सोर्स है, क्या इनकम टैक्स लगेगा उसके ऊपर? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जो सैलरी रिसीव की है या सैलरी जो आपको मिली है वो आपने फॉरेन कंट्री में अर्न की और फॉरेन कंट्री में ही आपको रिसीव हुई है। बट अगर आप यहाँ के रेसिडेंट हैं और यहाँ पे आप रहते हैं और यहीं आपकी सिटीजनशिप है और यहाँ पे आप अर्न कर रहे हो सैलरी, तो आपको इनकम टैक्स देना होगा आपकी हेड ऑफ सैलरी पे या सोर्स ऑफ सैलरी के ऊपर। सो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो सैलरी, हेड ऑफ सैलरी में कंसिडर्ड होते हैं और यही आपकी कैलकुलेशंस में भी आगे मदद करते हैं। तो तीन चीज़ें हम फिर से रिवाइज करेंगे। फर्स्ट है सैलरी। सैलरी का मतलब होता है जहाँ पे एम्प्लॉयर इन एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, फॉर सपोज उस बीच में कोई भी वेजेस, सैलरीज, इंसेंटिव्स, बोनस या अलाउंसेस, परक्यूसिट्स, कोई भी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं या गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं, तो वो भी कंसिडर्ड इन हेड ऑफ सैलरीज होंगे।
इसके बाद सेकंड इज़ बेसिस ऑफ चार्ज, कि आपकी इनकम टैक्स हेड ऑफ सैलरी में आपका इनकम टैक्स चार्ज करते हैं, या तो आप ड्यू बेस पे करेंगे या आप रिसिप्ट बेस पे करेंगे, जो भी इन दोनों में से अर्ली होगा। एंड थर्ड इज़ कि किस प्लेस इन द सेंस कि कहाँ पे वो सैलरी या सोर्स ऑफ इनकम रेज हुई है, अर्न हुई है, वो बहुत मैटर करता है। तो ये 3 चीज़ें हेड ऑफ सैलरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम समझेंगे कि टैक्सेबिलिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी। कौन से वेरियस कंपोनेंट ऑफ सैलरीज हैं जो टैक्सेबल होते हैं, ठीक है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, इसमें हमारे पास 3 मेन टर्म्स हैं, दैट इज अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10, परक्यूसिट्स एंड डिडक्शंस ऑफ सैलरी। अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा भाई सैलरी में अलाउंसेस का मतलब क्या हुआ। अलाउंसेस का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। आपको अगर आपके एम्प्लॉयर ने कोई भी अमाउंट दिया है, फॉर सपोज कन्वेंस अलाउंसेस या मेडिकल अलाउंसेस या अदर अलाउंसेस हैं या मोबाइल अलाउंसेस हैं, तो बहुत तरीके के अलाउंसेस होते हैं जो कि आपका एम्प्लॉयर, आप जब सैलरीड होंगे, जब एम्प्लॉय होंगे उनके, तो वो आपको देंगे। जैसे फॉर सपोज आपके पास कन्वेंस है बट बात बहुत दूर से आप आते हैं, तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, कन्वेंस अलाउंस। ये इन द फॉर्म ऑफ कैश होगा, तो ये आपके जो ग्रॉस सैलरी है उसमें ये ऐड हो जाएगा। बट एज पर हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ रहे हैं, तो उसके तहत अलाउंसेस भी इन द फॉर्म ऑफ कैश ही होता है। बट कई अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10 के तहत एग्जम्प्ट होते हैं और कई अलाउंसेस टैक्सेबल होते हैं। तो इसकी पूरी लिस्ट अप होती है कि कौन कौन से अलाउंसेस टैक्सेबल हैं और कौन कौन से अलाउंसेस एग्जम्प्टेड हैं, एंड केस टू केस ये वेरी भी करता है। देन सेकेंड टर्म इज परक्यूसिट्स। परक्यूसिट्स का मतलब क्या होता है, परक्यूसिट्स का मतलब है फैसिलिटी। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में आपने देखा होगा कि उन लोगों को कार, शेफ्स एंड हाउस, ये चीज़ें मिलती हैं। ये क्या है, दैट इज़ फैसिलिटी। जो भी गवर्नमेंट के अपने स्कूल या कॉलेजेस हैं, वहाँ पे उनके बच्चे जो है वो उस फैसिलिटी को ऑप्ट कर सकते हैं। साथ में जो भी इन द फॉर्म ऑफ फैसिलिटीज़ जो भी चीज़ें मिलेंगी, दैट इज़ कॉल्ड परक्यूसिट्स। तो अलाउंसेस एंड परक्यूसिट्स में आई होप सो कि आपको मतलब समझ में आया हो कि अलाउंसेस इन द फॉर्म ऑफ कैश होते हैं एंड परक्यूसिट्स इन द फॉर्म ऑफ फैसिलिटीज़ होते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं टर्म्स, और ये भी इनकम टैक्स में कैलकुलेट होते हैं कि भाई कौन से अलाउंसेस एज पर सेक्शन 10 डिडक्टेबल है, टैक्सेबल है, और कौन से नहीं है। वैसे ही परक्यूसिट्स में होता है। देन डिडक्शंस ऑफ सैलरी। सैलरी के ऊपर क्या क्या गवर्नमेंट ने आपको डिडक्शंस दिए हैं। ओके, सो डिडक्शंस ऑफ सैलरी में हमारे पास कौन कौन से डिडक्शंस हैं जो कि गवर्नमेंट ने सैलरी, सिर्फ हम अभी हेड ऑफ सैलरी की बात करें, उसके ऊपर के डिडक्शंस की बात कर रहे हैं। तो सैलरी में जो हमारे पास डिडक्शंस होते हैं, उसमें पहला डिडक्शन होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, है ना। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है गवर्नमेंट ने दिया है, जितनी भी आपकी ग्रॉस सैलरी हो उसमें से आप 50,000 रुपये जो है वो माइनस कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे कि हम लोग माइनस क्यों कर रहे हैं या गवर्नमेंट ने हमको फैसिलिटी क्यों दी है। पहली बात कि जब भी हम इनकम अर्न करते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे पास इनकम बहुत होनी चाहिए, अर्निंग्स हमारी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, हम खूब कमाएं, है ना। बट जब हम टैक्स की बात करते हैं तो वहाँ हमेशा हम ये सोचते हैं कि हमारा टैक्स कम आना चाहिए या हमारी टैक्स लाइबिलिटी कम आनी चाहिए। तो उसके लिए अगर आपको गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटीज़ देती है या कुछ डिडक्शंस आपको दे रही है आपकी इनकम में, तो दैट इज़ गुड, क्योंकि वो आपकी टैक्स लाइबिलिटीज़ को कम करते हैं। तो यहाँ पे डिडक्शंस ऑफ सैलरीज इज़ गुड, क्योंकि वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी को कहीं ना कहीं कम कर रहा है। जितनी सोर्स ऑफ इनकम आपकी कम होगी, जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं उतना ही कम टैक्स आपको पे करना पड़ता है। सो यहाँ पे डिडक्शन ऑफ सैलरी में फर्स्ट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेकेंड इज एंटरटेनमेंट, एंड थर्ड इज जो रहता है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस अधिकतर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड होते हैं, वो भी अब कम कर दिए गए हैं। और इसके साथ प्रोफेशनल टैक्स का मतलब समझ लिए, या इसको हम एक और वर्ड में बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट टैक्स। जब आप एक सर्टेन पोजीशन पे होते हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो आपसे एक टैक्स डिडक्ट करता है सैलरी में से, दैट इज़ प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स।
जितने बड़े बड़े अधिकारी लेवल पे लोग होते हैं वो सबका प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयमेंट टैक्स कटता है और वो एज पर हेड ऑफ सैलरी इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिडक्टेबल होता है। सो आई होप सो कि आपको अलाउंसेस, पर्किसेस एंड डिडक्शंस में अंतर समझ में आया हो। सो नेक्स्ट हम इसके बाद बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी हेड एज पर सिंपल फॉर्मेट। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो मैं आगे जाके और भी वीडियोस बनाऊंगी जीएसटी, इनकम टैक्स एंड अकाउंट्स पे, प्रैक्टिकल एंड रियल डेटा बेसिस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।